जीएस फॉरएवर 2.0 में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं लुसेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जबकि बल का मात्रक न्यूटन और शक्ति का मात्रक वाट और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी की इकाई है। 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, एम्पियर मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विद्युत धारा का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रकाश तीव्रता का एसआई मात्रक जो है आपको कैंडला होता है, जबकि विद्युत आवेश का मात्रक आपको कूलम्ब होता है। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। एक चंद्रमास बराबर होता है 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं, पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक दूरी की इकाई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, जो कि सही है। बी अश्व शक्ति, जो कि शक्ति की इकाई है, यह भी सही है। सी समुद्री मील, जो कि दूरी की इकाई है, यह भी सही है। जबकि डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, जो कि गलत है। सेल्सियस जो है टेम्परेचर की इकाई है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, जो कि सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं, पास्कल इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दाब की इकाई है। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कैंडला मात्रक है, तो कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब के विमीय सूत्र आपस में समान नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर बी कार्य एवं ऊर्जा के विमीय सूत्र समान होते हैं। आवेग एवं सी ऑप्शन जिसके आवेग और संवेग के विमीय सूत्र समान होते हैं। और डी में बल भार और बल के विमीय सूत्र आपस में समान होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बल का विमीय सूत्र MLT-2 होता है, अर्थात बल बराबर फोर्स बराबर होता है F बराबर ma, अर्थात मास गुना एक्सेलरेशन होता है। तो मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी बाई टाइम होता है, इसलिए इसका LT-2 हो जाएगा, इसलिए बल का MLT-2 होता है। जबकि कार्य का जो होता है ML2 और T-2 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं, अदिश राशि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा अदिश राशि है, जबकि बल गुण संवेग ये जो है सदिश राशि है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेग सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान समय और लंबाई अदिश राशि है। 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग बराबर होता है मोमेंटम बराबर हो जाएगा आपको मास गुना वेलोसिटी हो जाएगा, और यहाँ पे वेग दिया वेलोसिटी दिया हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी बटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगा और यहाँ पे मास अर्थात द्रव्यमान आंसर हो जाएगा। तो इसलिए 14 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उस पर उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो इसके लिए फोर्स बराबर मेरा होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, अर्थात मास गुना एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा F बाई आपको m हो जाएगा, तो F हो जाएगा 5 न्यूटन बटा 2 kg अर्थात मास हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं,
किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? यह जो है न्यूटन के गति विस्मक का प्रथम नियम कहलाता है। इसलिए 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संवेग संरक्षण पे रॉकेट कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा न तो ही नष्ट हो सकता है और न ही इसका निर्माण किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का केवल स्वरूप परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व। 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात न्यूटन का पहला नियम। 21 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, बल का गुणनफल है तब फोर्स बराबर होता है मास गुना एक्सेलरेशन अर्थात द्रव्यमान गुना त्वरण, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं, शरीर का वजन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पे अधिकतम होता है। शरीर का वजन जो है ध्रुवों पे अधिकतम होता है, इसलिए 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्व जो है, पृथ्वी के गुरुत्व का 1/6 भाग चंद्रमा का गुरुत्व होता है, इसलिए इसका आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा। इसलिए 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी भाग का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पे द्रव्यमान निकालने के लिए 29.4 डिवाइड कर देंगे 9.8 त्वरण से, तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा, अर्थात आंसर हो जाएगा आपको 3 kg, अर्थात 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न पे आते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि इसका कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। 27 नंबर प्रश्न पे आते हैं, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्क कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं, एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब पूर्णतः पिघल जाएगी बर्फ़ तो बीकर पे पानी का तल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का तल उतना ही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पानी जमने पर फैलता है, उसका घनत्व जो है बढ़ता है, इसलिए बोतल में पानी जब भरा जाता है तो उसे जमने पर वह बोतल टूट जाता है। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है कि इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र तल पर आता है तब जहाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं, लोहे की कीले पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34, पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित हो रहता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। समुद्र में पलवन करते समय आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात 1/10 भाग समुद्र तल की सतह के ऊपर रहता है, जबकि 9/10 भाग समुद्र तल के नीचे की तरफ रहता है। 37 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु दाब की कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है। 39 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, इसलिए पानी ऊंचाई के जगहों पे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ही उबलने लगता है। 40 नंबर प्रश्न पे आते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब जो है वायुमंडलीय दाब से क्या भिन्नता पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात तूफान आने की संभावना होगी, अर्थात तूफानी होगा। जबकि आपको वायु दाब मापिक रीडिंग का धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना मौसम साफ का संकेत देता है। प्रश्न संख्या 42 पे आते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 43। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वायु दाब घट जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44। सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होते रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। इसलिए 44 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिकीय संलयन। 45 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, ऊर्जा रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। 46 नंबर प्रश्न पे आते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 47। निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, जबकि चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए 47 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका गति जब दुगुनी हो जाएगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², अर्थात v स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अर्थात चौगुनी हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 पे आते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 51।
दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अपकेंद्री बल जो है दूध से क्रीम निकालने में सहायक होता है, जबकि अभिकेंद्री बल साइकिल अंदर की तरफ चलाना अभिकेंद्री बल का उदाहरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 पे आते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 54 पे आते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान त्वरण के साथ नीचे की तरफ, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब प्रश्न संख्या 55 पे आते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड होती है, निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, अर्थात टाइम आवृत्ति बराबर यहाँ पे होता है आपको टी बराबर होता है 2π√L/g होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 पे आते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे लोलक दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 58 पे आते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका हम जानते हैं कि आवृत्ति बराबर टी बराबर 2π√L/g होता है। इस फॉर्मूले के साथ जो है उसका आवर्तकाल निकालेंगे तो 2% बढ़ जाएगा, आंसर होगा, इसलिए इस 58 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 59 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइसो अनुपात। 60 नंबर प्रश्न पे आते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती है। 61 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर उठता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय क्रिया। 62 नंबर प्रश्न पे आते हैं। श्यानता की इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉइज श्यानता की इकाई होता है। 63 नंबर प्रश्न पे आते हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर प्रश्न पे आते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस जगह से है, किस स्थान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रीस से। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति अंधेरे होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जबकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। 66 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासरभ्य तरंग। 66 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रासरभ्य तरंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रासरभ्य वे ध्वनियाँ होती है जिसकी आवृत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जबकि श्रव्य जो होती है वह 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है और अश्रव्य ध्वनियाँ 20 हर्ट्ज से कम की होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 पे आते हैं। ध्वनि तरंगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबवत। 69 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकंड, अर्थात दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न संख्या 71 पर चलते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में।
इस्पात में ध्वनि की चाल जो है 5960 मीटर पर सेकेंड, जबकि जल में 1400 शुद्ध जल में 1435 मीटर पर सेकेंड, निर्वात में 0 और वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 पे आते हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं, इसलिए 72 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी मशीन की दुकान में आने वाला शोरगुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 74, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ध्वनि गुणता। अगले प्रश्न की तरफ चलते, इसका 74 का इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 75 पे आते हैं। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 664 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं कि एक मैक संख्या ध्वनि के वेग के वायु में बराबर होती है, अर्थात ध्वनि का वेग वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है, अर्थात एक मैक बराबर 332 मीटर पर सेकेंड, इसलिए 2 मैक बराबर 332 गुना 2 अर्थात 664 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। 76 नंबर प्रश्न पे आते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। 77 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। 78 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार का प्रयोग जो है नौचालकों के द्वारा लाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 79 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को, कंपन को आपको डॉपलर प्रभाव कहते हैं, इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। 81 नंबर प्रश्न पे आते हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 310 केल्विन। 310 केल्विन हो जाएगा, अर्थात केल्विन बराबर होता है सेल्सियस प्लस 273.15, अर्थात 1 केल्विन बराबर यहाँ पे हो जाएगा। मानव शरीर का टेम्परेचर निकालने के लिए केल्विन बराबर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, अर्थात 310.15 आपको केल्विन में मानव शरीर का तापमान होगा, इसलिए इसका आंसर 81 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 82 नंबर प्रश्न पे आते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापक्रमों में एक ही होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेल्सियस। इसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला है C/5 अर्थात सेल्सियस बाई 5 बराबर F-32/9। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न पे आते हैं। न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेल्सियस। 84 नंबर प्रश्न पे आते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि निकटतम है, इसलिए यही आंसर होगा। जबकि सेल्सियस में एक मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 पे आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। 86 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 87 नंबर प्रश्न पे आते हैं। आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहलाता है। 88 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा।
89 नंबर प्रश्न पे आते हैं। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दुगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करता है, इसका क्या कारण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। 90 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है कि इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक होता है, जबकि काले वस्त्र ताप का अधिकतम अवशोषित करते हैं। इसलिए काले वस्त्र खासकर गर्मी के दिनों में नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र को ही धारण करनी चाहिए। 91 नंबर प्रश्न पे आते हैं। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में इसका न्यून तापों का क्रायोजेनिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। 93 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 95 पे आते हैं। किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न पे आते हैं। पहाड़ों पे पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, क्योंकि वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पे कम होते जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 97 पे आते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, इसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 98 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण। 99 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। 100 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। इसी के साथ प्रश्नों की ये श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आगे की प्रश्नों की श्रृंखला आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।